तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कोरा कागज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपके लिए एनटीपीसी के लिए जनरल साइंस की 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो प्रीवियसली आरआरबी में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी किए हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेहनत से आपको तैयारी करनी है। और चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो 40 क्वेश्चन है हमारे, और हम 40 के 40 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके, ताकि ना तो वीडियो लंबा हो और ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, तो उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने आपके पास नोटबुक है, तो जो भी आपको फैक्ट याद नहीं है वो आपको कहीं पे एक जगह लिख लेने हैं, या फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बाद में उसे रिवाइज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल क्या है? तो जो आरबीसी है, आरबीसी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, रेड ब्लड कार्पल्स। तो इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, और इसका सही आंसर होगा 3। इसका मतलब 120 दिन इसका सही आंसर होगा। फिर इसके बाद हम जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फंक्शन या फिर कार्य क्या है? तो हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फंक्शन, सॉरी आप यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्मोन उत्पादन किसका कार्य है निम्नलिखित में से? तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, पोन्स। पोन्स बैरोली क्या है? हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, ये वो दिया हुआ है। समुद्री घोड़ा या फिर मज्जा। तो देखिए, सी तो वैसे भी नहीं होगा समुद्री घोड़ा, क्योंकि हार्मोन उत्पादन की बात हो रही है। तो हार्मोन हार्मोन उत्पादन, आपने एक ग्रंथि का नाम पढ़ा होगा, हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। तो जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है, तो ये जो है हार्मोन उत्पादन का कार्य करती है। तो इसलिए इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपोथैलेमस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान में रोग प्रतिरक्षा का अर्थ है। तो इसमें ये पूछा है कि रोग प्रतिरक्षा का अर्थ क्या हो सकता है? ये देखिए, संक्रमण से लड़ने की क्षमता, बिल्कुल सही। बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बिल्कुल सही। जलने और एलर्जी से बचने की पर्याप्त सहनशीलता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा ठीक। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आप सभी को कमेंट करना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में हमको हमेशा देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से जल्द आपको कमेंट करना है, और तब तक चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमेशा जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारा, मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे पीएच नहीं लिखा है, पीएच मान मानव रुधिर का पूछा है। तो जो हमारा रक्त है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका मतलब क्षारीय होता है। तो अगर दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि मानव रुधिर या फिर मानव रक्त कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन, तो इसका आंसर होगा क्षारीय। और इसका पीएच मान कितना है? 7 पॉइंट। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पीएच पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो अंग है और उनका पीएच है, वो यहाँ पे मैंने दिया है। जैसे सलाइवा, सलाइवा क्या होता है? मुंह की लार होती है, और इस लार का जो पीएच मान है वो कितना है? 6.8 है। ठीक है, लार का जो पीएच मान है वो कितना है? 6.8 है। मतलब क्या है? अम्लीय है। फिर स्टमक, स्टमक मतलब आमाशय। आमाशय का पीएच कितना होता है? 1.5 टू 3.5। मतलब ये भी बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही शांत है, अम्ल अम्ल, क्योंकि 1 से 3 के बीच में। तो जो हमारा आमाशय है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका पीएच मान बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। इसका मतलब बहुत ही अम्लीय ये जो हमारा स्टमक होता है, आमाशय होता है, वो बहुत ही अम्लीय प्रकृति का होता है। फिर बाइल जूस, तो बाइल जूस को हिंदी में बोलते हैं पित्तरस। पित्तरस का पीएच मान कितना है? 7.8 है। हड्डियों का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। मतलब रक्त और हड्डियों का पीएच मान समान होता है। स्किन का पीएच मान कितना होता है? 4.7 टू 5.7। और छोटी आंत, क्योंकि छोटी आंत क्या होता है? आमाशय के बाद जब भोजन हमारा छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो वसा के पाचन के लिए क्षारीय क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जो हमारे अंदर वसा का पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है? 7.8 टू 8.0। ये भी आपको याद रखनी है फैक्ट। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो बताइए, अशुद्ध रक्त कहाँ से प्रभावित होता है? अच्छा, अशुद्ध का मतलब क्या होता है? अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त या फिर ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, उसे हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त। तो इसका आंसर होगा सिराओं में। जो हमारा अशुद्ध रक्त बहता है वो सिराओं में बहता है, और शुद्ध रक्त कहाँ पे बहता है? हमारा धमनियों में।
तो अशुद्ध रक्त कहाँ, इसका आंसर होगा हमारा ए, इसका मतलब स्राव में। फिर RH कारक की खोज की गई थी। तो देखिए, जो RH फैक्टर है ये रक्त में पाया जाता है और इसकी खोज किससे की गई थी, रीसस बंदर से की गई थी। इन्हीं के नाम पे RH फैक्टर का नाम रखा गया है, रीसस जो बंदर हैं उनके नाम पे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रुधिर का निर्माण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में रुधिर का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है, अस्थि मज्जा से। हृदय से नहीं हो सकता, फेफड़ों से भी नहीं हो सकता, ये गुर्दों या फिर मुर्दों, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, अस्थि मज्जा। तो मानव शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कहाँ पे पाया जाता है, तो जो अस्थि मज्जा है या फिर बोन मैरो है, ये हड्डियों के बीच में पाया जाता है। खास तौर पे हमारी जांघ की जो हड्डी होती है, फीमर, उसमें पाया जाता है अस्थि मज्जा। ये आपको याद रखना है कि मानव शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बताइए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाता है, किन में पाया जाता है, पक्षियों में नहीं, स्तनधारियों में नहीं, कीटों में, बिल्कुल सही। तो जो हमारा खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस में पाया जाता है, कीटों में पाया जाता है। अब ये होता क्या है, तो जो हमारा मानव शरीर है उसमें हमारा, हम जानते हैं कि शरीर के अंदर धमनी और सिराएं होती हैं जिसमें रक्त बहता है। लेकिन खुला रक्त परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें कोई भी धमनियां या फिर सिरा कुछ भी नहीं होती है और रक्त जो होता है वो शरीर में सीधे बहता है, ऐसे ऐसे प्रभावित करता है। इसको बोलते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है एनीमिया रोग रक्त में कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर, हीमोग्लोबिन। तो आपको लग रहा होगा इतनी इजी क्वेश्चन पूछता है कि आरआरबी, बिल्कुल पूछता है। तो ये आपके लिए इजी हो सकता है क्योंकि अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आपके लिए इजी है। लेकिन जो अदर सब अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कठिन होते हैं क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, एनीमिया रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है हमारे हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। चलिए फिर से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो बताइए, लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान, तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्लीहा को। इसको तिल्ली भी बोलते हैं हिंदी में, तिल्ली फट जाना आपने सुना होगा, है ना। ये कहाँ पे, इसका नाम तिल्ली होता है और ये आरबीसी को ले जाके खत्म कर देता है अपनी अपनी जगह पे, तो इसलिए इसको प्लीहा या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हृदय में शरीर की ओर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से क्या बोलते हैं, धमनी। अब देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि अशुद्ध रक्त किससे प्रभावित होता है, तो उसका आंसर था सिरा, ठीक है। और हृदय क्या काम करता है, हृदय काम करता है रक्त को छानने का। रक्त को छानता नहीं है लेकिन रक्त को पंप करता है। तो जब फेफड़ों से रक्त छन के कहाँ पे आता है, हृदय में आता है, और उस जो शुद्ध रक्त है या फिर जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय से शरीर की ओर कौन लेके जाता है, धमनियाँ लेके जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धमनी। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हृदय से रक्त की ओर, सॉरी, शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त समूह ओ को क्या कहा जाता है, तो बताइए। जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है इसे सर्वदाता कहते हैं, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप क्या कहता है, क्या करता है, सभी को रक्त देता है। और सर्वग्राही किसे कहते हैं, जैसे आगे क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो सर्वग्राही किसे बोलते हैं, एबी को बोलते हैं, किसको, एबी को। और सर्वदाता किसे बोलते हैं, ओ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन, नए क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं। और 13वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से रक्त समूह की खोज किसने की थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है, ये टफ भी हो सकता है अगर आप, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन है, सिलेमार्क तो नहीं हो सकते हमें पता है, फिर लेगरहैंस भी नहीं हो सकते क्योंकि लेगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, वो लेगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो हमारे वृक्कों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो फिर विलियम हार्वे और कार्ल लैंडस्टीनर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर, स्टीनर ने की थी। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर। तो रक्त खोज की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। और विलियम हार्वे ने किसकी की थी, तो इन्होंने की थी, जो परिसंचरण तंत्र है, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी की थी विलियम हार्वे ने। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि हमारा रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत अच्छे से याद रखना है आपको और नोट करते जाइए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो सूची दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। इसमें सूची 1 में रोगों के नाम हैं और सूची 2 में उसका वर्णन है। तो हमको उनको मिलाना है ना। तो देखिए, एंथ्रेक्स क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है, सेरोगेसी क्या होता है, ट्रांसजेनिक्स क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इनमें से कुछ नहीं पता है, तो क्या मैं ये क्वेश्चन छोड़ दूँ? नहीं, हम ट्राई करेंगे। अगर अच्छा आपने एक शब्द सुना होगा, सेरोगेसी, सुना है? तो हम सेरोगेसी को तो जानते हैं कि सेरोगेसी किससे संबंधित है, गर्भ या फिर जो महिलाओं में गर्भ धारण होता है उससे संबंधित होता है ना। तो अगर हमको ये आंसर मिल जाए तो हम देखते हैं कि गर्भ की किराएदारी, हाँ भाई पढ़ा है मैंने, क्या होता है इसमें, गर्भ की जो गर्भ होता है उसमें सेरोगेसी की मदद आपने सुना होगा कि एक माँ दूसरी माँ, मतलब एक माँ दूसरी माँ का बच्चा अपने गर्भ में धारण करती हैं, इसे सेरोगेसी कहा जाता है। तो ये हमको पता है ना। इसको हमको पता है, सी का आंसर 2 होगा। देखिए कितने ऑप्शन में है, केवल एक में है, इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारा ये। क्या होगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर होगा 4 1 2 3। तो एंथ्रेक्स क्या है, एंथ्रेक्स है दोषी जीन से उत्पन्न होने वाला रोग। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया देखिए सी का क्या आ रहा है आंसर 2। हमको नहीं था पता, लेकिन हमने आंसर से इसको एलिमिनेट कर लिया। तो थैलेसीमिया का मतलब क्या हो गया, सॉरी, थैलेसीमिया का मतलब होगा दोषी जीन से उत्पन्न रोग। और ट्रांसजेनिक्स का मतलब क्या हुआ, ट्रांसजेनिक्स का मतलब हुआ एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। सॉरी, वेट 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 वेट, अच्छा सॉरी, तो हम कहाँ थे, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो सेरोगेसी का हमको पता है गर्भ की किराएदारी होती है। तो ये देखिए आप, आ का 4, ए का क्या होगा 4 होगा, मतलब एंथ्रेक्स क्या है, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया बा का 1, मतलब दूसरी जीन से उत्पन्न होने वाला रोग थैलेसीमिया कहलाता है। फिर सा का क्या है, सेरोगेसी, सेरोगेसी का हमको पता था, उसी से हमने एलिमिनेट किया है और इसका आंसर क्या आया, ए। ट्रांसजेनिक्स क्या है, ट्रांसजेनिक्स होता है जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो ट्रांसजेनिक्स क्या होता है, जीनोम, जीनोम क्या होता है, शरीर में पाए जाने वाला जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है उसमें परिवर्तन करने वाले विज्ञान को ट्रांसजेनिक्स कहा जाता है। तो आ गया, तो इसका आंसर होगा ये, और आपको ये सब जरूर याद रखना है। अब देखिए इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि एंथ्रेक्स एक क्या है, खतरनाक और जानलेवा बीमारी है जो मनुष्यों और जानवरों दोनों को संक्रमित करती है। और यह बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के कारण होता है। एंथ्रेक्स को कई देशों द्वारा एक हथियार के रूप में भी विकसित किया गया है। अब देखिए ये क्या है, एक बायोटिक हथियार है, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल वीपन, जिसका यूज एक देश दूसरे देश में बीमारियों को फैलाने के लिए कर सकता है। तो ये आपको याद रखना, एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है जो जिस इस जीवाणु के नाम से किन से होती है, बेसिलस एंथ्रेक्स से होती है। एंथ्रेक्स का उपयोग 1914 में किया गया था। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या है, एक अनुवांशिक रक्त विकार है, यह जिसमें हीमोग्लोबिन का स्तर कम होता है। थैलेसीमिया भी क्या है, हीमोग्लोबिन के स्तर में होने वाली कमी को भी थैलेसीमिया कहते हैं। और एक और बीमारी को होती है हीमोग्लोबिन की कमी से, उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने अभी पढ़ा था, एनीमिया। क्या था, एनीमिया। तो दो बीमारी हमने ये पढ़ी, थैलेसीमिया, एंथ्रेक्स, और सेरोगेसी पता है आपको, ट्रांसजेनिक्स जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। तो याद रखना है आप सबको ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण रुधिर है। तो संपूर्ण रुधिर क्या है, रुधिर क्या है, प्लाज्मा और कणिकाएं। क्या होता है, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है, और कणिकाएं क्या होती हैं, कणिकाएं में तीनों चीज होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आपको याद रखना है कि जो रक्त है वो किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। तो रक्त कणिकाएं कितनी हैं, 3 हैं, कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो पूरा रक्त किन चीज़ों से मिलकर बनता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखना, याद रखोगे, ठीक। चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिका है, बताइए। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करती हैं, पढ़ा होगा आपने, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। तो जो हमारी एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो किससे होता है, लिम्फोसाइट से होता है। और लिम्फोसाइट्स का दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी भी है। ठीक है, तो एंटीबॉडी किसका निर्माण किससे होता है, लिम्फोसाइट से होता है, और ये डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह के लिए क्या सत्य है। ए बी रक्त समूह के बारे में आपको बताना है कि क्या सत्य है। तो देखिए इसमें एंटीजन ए व बी दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं। यह सर्वग्राही है, अभी मैंने बताया था आपको कि ए बी जो है वो सर्वग्राही है, ये भी सही है। इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, ये भी सही है, इसका मतलब है चारों ऑप्शन
सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये भी इसका सही आंसर होगा हमारा डी। और ए बी रक्त समूह के बारे में ये तीनों चीज़ें सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी ए व बी दोनों पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा वो, देखिए मैं आपको एक एक जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जैसे हमारा ए है, क्या है हमारा, हमारा है जो ए ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, बी होती है। मतलब जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसका उल्टा, उसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बी में, ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी क्या पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, एंटीबॉडी ए। अगर कोई ओ में पूछे तो ओ का उल्टा, ओ में मतलब कोई एंटीजन नहीं है, मतलब इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएंगी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ए बी में एंटीबॉडी कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो कौन सी पाई जाएंगी, कोई भी नहीं। इसका मतलब जो भी एंटीजन ब्लड ग्रुप है उसका उल्टा एंटीबॉडी इसमें पाया जाता है। तो हमारे 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु की ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए नवजात शिशुओं में लगाई जाती है? तो जो ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है, इसको एक और नाम से जाना जाता है डीपीटी। डीपीटी का टीका आपने सुना होगा। तो इसका सही आंसर है कुकर खांसी, सॉरी, वेट वेट वेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें डी से है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, ई से है पर्टूसिस और टी से है टिटनेस। तो इसका आंसर होगा बी। और पर्टूसिस का हिंदी में जो मतलब है वो है कुकर खांसी। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी लगाया जाता है, और उसको ट्रिपल ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर से आपसे। 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? बहुत ही आसान है, पित्ताशय। निम्नलिखित में से किस प्रकार का रक्त आधान का मतलब होता है ब्लड डोनेशन, रक्त आधान में स्कंदरोधी की तरह उपयोग किया जाता है। तो जब कोई भी ब्लड डोनेट करता है, तो जो ब्लड को जमने से रोकने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं सोडियम सिट्रेट। क्या बोलते हैं, सोडियम सिट्रेट। याद रखना है आपको। तो सोडियम सिट्रेट क्या करता है, रक्त के स्कंदन को या फिर जमने को रोकने का कार्य करता है। कौन करता है, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एच रोग। आर एच रोग, तो पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा रोग है जो मुख्यतः माताओं में होता है। ठीक है, तो ये माताओं में पाया जाता है आर एच रोग। और किसके कारण होता है, तो इसके बारे में हमको लक्षण बताना है। तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी को कहते हैं। फिर से आ गया वही क्वेश्चन, एनीमिया। और एक और चीज़ पढ़ा था हमने, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है। और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं थैलेसीमिया, जो एक अनुवांशिक रोग है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एनीमिया और थैलेसीमिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंजाइम बने होते हैं, किससे बने होते हैं एंजाइम? प्रोटीन से बने होते हैं, खनिज से नहीं बने होते हैं, बस आम्ल से नहीं बने होते हैं, तेल से भी नहीं बने होते हैं। तो एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। यदि पिता आरएच रहित है, देखिए अभी हमने पढ़ा था रक्त में हमारा एक और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। और आरएच फैक्टर की खोज किससे की गई थी, रीसस बंदरों से की गई थी। और आरएच फैक्टर अगर पिता में है और माता में नहीं है, तो माता को पहले प्रसव के दौरान के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? तो पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको, आरएच एंटीजन नहीं दिया जाता है, इसमें रहुगाम प्रतिरक्षी दिया जाता है। इसको आरएच एंटी बॉडी बोला जाता है। रहुगाम लिख दिया है, ये क्या है, आरएच एंटीबॉडी है ना। तो याद रखना है आपको कि यदि पिता में क्या है, आरएच पॉजिटिव है और माता में आरएच नेगेटिव है, और जो पहला प्रसव होता है माता का, तो उसके तुरंत बाद माता को क्या दिया जाता है, आरएच एंटीबॉडी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आरएच एंटीबॉडी नहीं दिया गया तो माता को दूसरे प्रसव के दौरान जो उसका बच्चा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाना चाहिए, आरएच एंटीबॉडी माता को दिया जाना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, एंटीबॉडी दिया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं 26वें क्वेश्चन पे, किस रक्त समूह को सार्वजनिक सर्वदाता कहा जाता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव देख रहे होंगे आप। तो इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए, वेट 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 वेट,
हाँ, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? मतलब सबको दे दे सकता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में दोनों ओ पॉजिटिव भी हो, ओ नेगेटिव भी हो, तो आप किस पर क्लिक करेंगे? ओ नेगेटिव पर। क्योंकि ओ नेगेटिव जो होता है, इसका मतलब है कि जो उसमें आरएच फैक्टर है वो नहीं है। और अगर आरएच फैक्टर नहीं है, तो वो किसी को भी, मतलब पॉजिटिव वाले व्यक्ति को भी रक्त दे सकता है। लेकिन अगर ओ पॉजिटिव है, तो वो ओ पॉजिटिव वाला व्यक्ति ओ नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए इसका आंसर वो नेगेटिव होगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक और क्वेश्चन पर हम चलते हैं, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का संबंध किडनी से है, वृक्क से है। इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा हमारा बी। किससे है? नेफ्रॉन का संबंध वृक्क से है। और वृक्क की सबसे छोटी इकाई भी नेफ्रॉन को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। भोजन को ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया बदलता है। जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है। और ये पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच पाई जाती है, जहाँ पे हम अ, टीका लगाते हैं या फिर जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसको तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है और जैविक घड़ी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो पावर हाउस कौन है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी याद रखना है आपको। फिर इसके बाद मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? तो मानव शरीर का कौन सा हिस्सा पित्त रस को संग्रहित करता है? तो वो है हमारा आंसर पित्ताशय को। पित्ताशय करता है पित्त रस को। मछली से प्राप्त कॉड या फिर यकृत, यकृत का तेल, जो मछली की यकृत है या फिर लीवर है, उससे जो तेल निकलता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखना आपको, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। किसमें? मछली के यकृत में। लीवर से जो तेल निकलता है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, वो विटामिन सी के अच्छे फूड होते हैं। क्या होते हैं? तो विटामिन डी आपको पता चल गया, विटामिन सी पता चल गया। विटामिन बी 12 कहाँ से? सब्जियों से पाया जाता है, प्राप्त होता है हमको। तो ये सब हमारा 33वां क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पता है आपको, ठीक है, क्योंकि जो लार ग्रंथि है वो मुंह में पाई जाती है, और लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाई जाती है मानव शरीर में, जो कि मुंह में, हमारे जबड़े के नीचे और कान के नीचे, और एक अधोजिह्वा मतलब जीभ के ऊपर पाई जाती हैं। ये 3 होती हैं और 6 जोड़ी पाई जाती हैं, मतलब 3 जोड़ी और 6 ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लैक्रिमल ग्रंथि क्या होती हैं? ये जो है लैक्रिमल ग्लैंड्स, ये लैक्रिमल ग्लैंड हमारी आंखों में पाई जाती हैं, जो कि आंसू बहाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं होता है? तो देखिए, मानव शरीर में जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन तो सबसे पहले मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। और न्यूरॉन के जो भाग हैं, उसमें सेल बॉडी, डेंड्रॉइड, एक्सॉन, तीनों पाए जाते हैं। केवल बॉमन कैप्सूल नहीं पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि न्यूरॉन का हिस्सा कौन नहीं है? सेल बॉडी है, डेंड्रॉइड है, एक्सॉन है, लेकिन बॉमन कैप्सूल नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसका आंसर हमारा होगा बॉमन कैप्सूल। तो देखिए, ये हमारा 35वां क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के लिए उत्तरदायी, सॉरी मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले चमड़े के एक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक क्रम में एक दांत सूत्र के रूप में के अनुसार होती है, सॉरी, एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो कि है, तो रुक जाओ मैं बता देता हूँ पहले इसका आंसर। इसका आंसर होता है 2123, 2123। ये क्या है? देखिए, हमारे दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी बराबर। तो पहले जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं कृंतक, जो सामने के 4 दांत होते हैं, ऊपर नीचे। तो देखिए, इसमें देखिए क्या बोला है इसने क्वेश्चन, दांतों की व्यवस्था क्रम में आधे भाग, आधे भाग में दांतों की व्यवस्था बताइए। तो देखिए, 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन 2 होते हैं, मतलब कृंतक कितने होते हैं? 4 होते हैं। आधे बताना है हमको, 2। जो रत्नक होते हैं, ये आपने देखे होंगे, हमारे साइड के 4 दांत जो होते हैं, जो पैने होते हैं, जिनका काम
काटने का होता है या फिर छीलने फाड़ने का होता है, वो कौन होते हैं? रत्नक होते हैं। कृंतक का काम काटने का होता है, रत्नक का काम चीरने या फिर फाड़ने का होता है। फिर अग्रचवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। अग्रचवर्णक होते हैं 4 और चवर्णक होते हैं 6। तो उनका आधा हमने ये कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कितने कितने होते हैं? 2 1 2 3 इंटू 2, क्योंकि ये आधे बताना है हमको। ये 2 1 2 3 इंटू 2 ऑन 2 1 2 3 इंटू 2। ये हमारे पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। देखिए कैसे। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 2 जा 16, 16 ऊपर 16 नीचे, टोटल 32। तो ये आपको अब याद रखना है। एक मिनट वेट। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे उदर गुहा में कहाँ पर पाई जाती है? डायफ्राम के नीचे दाहिनी भाग में पाई जाती है। इसका काम क्या है? इसके बहुत सारे काम हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि यकृत पित्त रस बनाता है। यकृत क्या बनाता है? पित्त रस बनाता है और उसको पित्ताशय में स्टोर करता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम होता है। कैसा होता है? आमाशय में जो भोजन पाचन होता है वो उदासीन नहीं होता है, वो होता है अम्लीय होता है, क्षारीय भी नहीं होता है। तो रुक जाओ, मैं बताता हूँ क्यों। अभी हमने पढ़ा था कि आमाशय का पीएच कितना होता है? आमाशय का पीएच 1.5 टू 3.5 होता है, जो कि एक अम्लीय प्रकृति का है। अब वहाँ पे क्या होता है आमाशय में? जब भोजन सबसे पहले आमाशय में एंटर होता है तो उसकी दीवारों से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और वो क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। तो इसलिए आमाशय में भोजन पाचन का माध्यम क्या होता है? अम्लीय होता है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छोटी आंत में भोजन पाचन का माध्यम क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा क्षारीय। कैसा होता है? क्षारीय। क्योंकि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में देखिए, सबसे पहले भोजन हमने मुंह में चबाया तो यहाँ पे ग्लूकोज का पाचन पाचन होता है। ठीक है, तो खाना चबाया और वो हमारे आमाशय में गया। आमाशय में उसका जो भाजन है, सॉरी भोजन है, वो अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। लेकिन जब वो छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाने के बाद वसा के पाचन के लिए एक क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी? वसा के पाचन के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इसका जो छोटी आंत है, वहाँ पे भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? वहाँ पे होता है क्षारीय माध्यम में। ध्यान रखना। चलिए, ये हमारी आज का जो प्रैक्टिस सेशन है उसका आखिरी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेकिन वो मैंने टाइप नहीं किया है, वो मैं आपको इसे पूछ लूंगा। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। किसी कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, और आप सभी को पता है कि कोशिका की कौन सी कोशिकाओं को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, रिक्तिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए, रिक्तिकाएं जो होती हैं कोशिका में, पादप कोशिका में भी पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में भी पाई जाती हैं। लेकिन रिक्तिका जो पादप कोशिका में पाई जाती है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, और ये लगभग बीच में पाई जाती हैं। जबकि मानव शरीर में, सॉरी जंतुओं में जो होती है, वो रिक्तिकाएं कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं और बहुत सारी होती हैं। तो ये आपको याद रखना। नाभिक। नाभिक क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक क्या होता है? पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में एक केंद्रक पाया जाता है, जो जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, और उसके अंदर डीएनए और आरएनए जैसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल हाउस भी कहा जाता है। मतलब जो कोशिका के जितने भी काम हो रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करता है? नाभिक या फिर केंद्रक। ठीक है, चलिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी बॉडी आपको पता होगा। गोल्जी बॉडी क्या करता है? कोशिका में पदार्थों की सीक्रेशन, मतलब स्त्रावन, और उनकी पैकेजिंग को का कार्य जो करता है वो करता है गोल्जी बॉडी। तो ये होता है हमारा 40 क्वेश्चन का वीडियो कंप्लीट। अब जो हमारा एक क्वेश्चन है आज का 40वां, वो आपके लिए ये है कि आपको बताना है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन, संपूर्ण पाचन कहाँ, किस अंग में होता है? प्रोटीन का संपूर्ण पाचन किस अंग में होता है? तो आपको ये इस प्रश्न का उत्तर करना है, और आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़,
अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आए और आपको मेरे सारे क्वेश्चन पसंद आए, प्लीज़ कूड़ा कागज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द से जल्द मुझे अ, और इनकरेजमेंट मिले उसके लिए कुछ तो मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और पढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।